नमस्कार, ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार। आज के मुख्य समाचार। विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही फिर स्थगित। ऑपरेशन सिंदूर पर होनी थी चर्चा। पीएम मोदी ने जारी किया राजेंद्र चोल प्रथम पर स्मारक सिक्का। कहा, हम एकता के सदियों पुराने बंधनों को कर रहे मजबूत। छत्तीसगढ़ नियद नल्ला नार योजना से बदल रहा बस्तर। 1.5 साल में विकास ने पकड़ी रफ्तार। दुनिया भर के जेलों में बंद है 10,574 भारतीय नागरिक। कई लोगों को मिल चुकी है फांसी की सजा। आंगनबाड़ियों में नामांकित 13 राज्यों के 63 जिलों में 50% से अधिक बच्चे बौनेपन के शिकार। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारतीय न्यायालयों में 5.29 करोड़ मामले लंबित निपटाने के लिए बनी समिति। 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर लगेगा जीएसटी। सरकार ने कर दिया साफ, केंद्रीय मंत्री ने कहा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अंडमान क्षेत्र में दिखी संभावना। पेट्रोलियम उत्पादों का बड़े भंडार मिलने के मिल रहे संकेत। यूरोपियन यूनियन के साथ यूएस की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील। व्यापार समझौते पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। और आज से दिल्ली में तेज बारिश। यूपी, एमपी और राजस्थान में भी बरसेंगे बादल। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी थी। दोपहर 12 बजे से इस चर्चा की शुरुआत हुई। माना जा रहा था कि इस चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार इस चर्चा में पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा होने की संभावना थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और अन्य नेता आए और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन आप सदन को चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? आप हंगामा क्यों कर रहे हैं? शून्यकाल एक महत्वपूर्ण सत्र है। सदन की कार्यवाही दोपहर तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु की यात्रा पर थे। राज्य में चोल साम्राज्य के महान शासक राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम तमिलनाडु के अरियालूर जिले में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 2 दिवसीय तमिलनाडु की यात्रा पर रहे थे। ब्रिटेन और मालदीव की अपनी 4 दिनों की यात्रा को पूरी करने के बाद पीएम मोदी शनिवार को तमिलनाडु पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने 4800 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया। इसके बाद रविवार को वो तिरुचिरापल्ली जिले के गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर गए और तिरुवल्लथिरई महोत्सव में हिस्सा लिया। बता दें कि ये खास महोत्सव महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती और उनकी दक्षिण पूर्व एशिया की ऐतिहासिक समुद्री विजय यात्रा के 1000 साल पूरे होने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में समापन समारोह में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। कभी नक्सलवाद के लिए मशहूर छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अब बदलाव की नई गाथा लिख रहा है। बस्तर में विकास की बयार बह रही है। यहाँ के कई गांव अब बिजली से रोशन रहने लगे हैं। कभी गोलियों की आवाज से गूंजने वाले बस्तर में अब स्कूल की घंटियां सुनाई देती है। बस्तर में मोबाइल टावर भी लग गए हैं, जिससे मोबाइल नेटवर्क सिस्टम भी मजबूत हुआ है। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ सरकार की योजना नियद नल्ला नार के कारण मुमकिन हो सका है। नियद नल्ला नार का अर्थ होता है आपका अच्छा गांव। दुनिया के अलग अलग जेलों में फिलहाल 10,574 भारतीय नागरिक कैद है। इनमें से 43 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। संसद में शुक्रवार को ये जानकारी दी गई। इसके बाद सऊदी अरब में 2,379 और नेपाल में 1,357 कैदी हैं। जिन अन्य देशों में भारतीय कैदियों की संख्या अच्छी खासी है, उनमें से कतर में 795, मलेशिया में 380, कुवैत में 342, यूनाइटेड किंगडम में 323, बहरीन में 261, पाकिस्तान में 246, चीन में 183 और अन्य देश शामिल हैं। कई देशों में केवल एक भारतीय कैदी शामिल हैं, जिनमें अंगोला, बेल्जियम, कनाडा, चिली, मिस्र, इराक, जमैका, मॉरिशस, सेनेगल, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तजाकिस्तान और यमन शामिल है। बात करें मृत्युदंड की सजा भुगत रहे कैदियों की, तो सबसे ज्यादा 21 भारतीय संयुक्त अरब अमीरात में हैं। उसके बाद सऊदी अरब में 7, चीन में 4, इंडोनेशिया में 3 और कुवैत में 2 कैदी शामिल हैं। अमेरिका, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, कतर और यमन में एक भारतीय को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। संसद में प्रस्तुत कई दस्तावेजों के विश्लेषण के अनुसार उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 63 जिलों में ये बात सामने आई है कि आंगनबाड़ियों में
नामांकित 50% से ज्यादा बच्चे स्टंडिंग यानी कि बौनेपन के शिकार है। विश्लेषण से यह भी पता चला है कि 199 जिलों में बौनेपन का स्तर 30% से 40% के बीच है। स्टंडिंग एक प्रकार का दीर्घकालिक कुपोषण है जो तब होता है जब बच्चों को लंबे समय तक पर्याप्त पोषण नहीं मिलता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जून 2025 के पोषण ट्रैकर पर आधारित आंकड़ों के अनुसार स्टंडिंग के उच्चतम स्तर वाले कुछ सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में महाराष्ट्र का नंदुरबार, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, उत्तर प्रदेश का चित्रकूट, मध्य प्रदेश का शिवपुरी और असम का बोंगाईगांव शामिल है। आंगनबाड़ियों में नामांकित कुपोषण के कारण बच्चों में कम शारीरिक विकास वाले राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है। यहाँ 34 जिलों में बौनेपन का स्तर 50% से अधिक है। भारतीय न्यायालयों पर 5.29 करोड़ लंबित मामलों का भारी बोझ है, जो 21 जुलाई तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड NJDG पर उपलब्ध है। इनमें से 4.65 करोड़ मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित है, जबकि उच्च न्यायालयों में 63.30 लाख मामले और सर्वोच्च न्यायालयों में 86,742 मामले लंबित है। लंबित मामलों के बढ़ते बोझ के अलावा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को पूर्ण क्षमता से काम करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। न्याय और कानून मंत्रालय के अनुसार 21 जुलाई 2015 तक स्वीकृत 25,843 न्यायिक अधिकारियों की संख्या के मुकाबले निचले न्यायालयों में केवल 21,122 अधिकारी कार्यरत हैं। बैकलॉग को कम करने के उपाय के रूप में सभी 25 उच्च न्यायालयों में 5 साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए बकाया समितियां बनाई गई है। ऐसी बकाया समितियां अब जिला न्यायालयों के तहत भी स्थापित की गई है। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपए से अधिक के UPI लेन-देन पर GST लगाने की योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से यह स्पष्टीकरण कर्नाटक के व्यापारियों को UPI लेनदेन के आंकड़ों के आधार पर GST डिमांड नोटिस मिलने के बाद आया है। खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले सप्ताह कहा था कि कर्नाटक में छोटे व्यापारियों को GST नोटिस राज्य सरकार की तरफ जारी किए गए हैं और इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। जोशी ने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार के उस बयान को बेहद हास्यास्पद बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नोटिस जारी करने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है। जोशी ने कहा, कर्नाटक के वाणिज्य कर अधिकारियों ने ही छोटे व्यापारियों को GST बकाया नोटिस जारी किए थे। फिर भी राज्य सरकार अब ये दिखावा करके जनता को गुमराह कर रही है कि इसमें वो शामिल नहीं है। ये जिम्मेदारी से बचने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं है। अगर GST नोटिस केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए होते तो कई अन्य राज्यों के व्यापारियों को भी ये नोटिस मिलते। हालांकि ऐसा कहीं और नहीं हुआ है। ये नोटिस केवल कर्नाटक में ही क्यों भेजे जा रहे हैं? 80 के दशक में मुंबई हाई में कच्चे तेल की खोज तो 21वीं सदी की शुरुआत में कृष्णा गोदावरी KG बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज ने ये उम्मीद जताई थी कि ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। देश की बढ़ती मांग और इन फील्ड्स में उम्मीद से काफी कम तेल और गैस उत्खनन ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में भारत के पेट्रोलियम मानचित्र में एक नया क्षेत्र नई संभावनाओं के साथ उभर कर सामने आ रहा है, जिसको लेकर समूचा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में उत्साह है। ये क्षेत्र अंडमान का समुद्री क्षेत्र है, जिसके बारे में हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि जिस तरह से कैरिबियन सागर में स्थित देश गुयाना में नए तेल भंडारों की खोज पूरी तस्वीर बदल दी है, वैसा ही अंडमान क्षेत्र में होने वाला है, जो भारत के पेट्रोलियम सेक्टर को पूरी तरह से बदल देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील को अब तक की सबसे बड़ी डील करार दिया है। इस डील के बाद यूरोप से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर 15% का टैरिफ लगाया जाएगा। और अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत के पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों में अगले 7 दिन मानसूनी बारिश के लिहाज से बेहद सक्रिय रहने वाले हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव वाले क्षेत्रों के प्रभाव से मैदानी इलाकों में एक नया मौसमी सिस्टम विकसित हो रहा है, जो अगले एक सप्ताह तक कई राज्यों में भारी बारिश करा सकता है। राजस्थान के कोटा के पास भी एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो दिल्ली की ओर खिसक रहा है। ये उत्तर पूर्वी राजस्थान और उससे सटे मध्य प्रदेश के ऊपर आएगा। इसके असर से कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। एक ट्रफ लाइन बिहार से होकर भी गुजरेगी, जिससे
बहुत दिनों के बाद सूखा खत्म होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल फटने की घटना भी हो सकती है। मानसूनी वर्षा के असमान वितरण के कारण गंगा का मैदानी क्षेत्र अभी अलग लगभग सूखा हुआ है। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मौसम कुछ वर्षों से अलग होता जा रहा है। जब देश भर में मानसून की अच्छी बारिश होती है तब इस इलाके में सूखे की स्थिति बन जाती है। इस बार भी अब तक ऐसा ही दिख रहा है। कई जिलों में आसार बने हुए हैं जहां 50% से कम बारिश हो पाई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।